गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने कल बताया था कि बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस का सोशल कंडीशन कैसा था, फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, फ्रांस का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, फ्रांस का रिलीजियस कंडीशन कैसा था, यानी फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी, उसका कल्चर कैसा था। और लास्ट क्लासेस में आपने देखा कि जब ये रेवोल्यूशन होता है 1789 में, तो जो उस टाइम का वहां का किंग था लुई 16, उसके टाइम पीरियड में वहां की ट्रेजरी जो है पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी, यानी जो उसका राजकोष है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। और उसने इस राजकोष में वृद्धि के लिए, यानी राजकोष में धन इकट्ठा करने के लिए, वेल्थ इकट्ठा करने के लिए, राजकोष में धन इकट्ठा करने के लिए उसने जो थर्ड स्टेट्स है, जिसमें बिग बिजनेसमैन आते हैं, लॉयर आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, पीजेंट्स आते हैं, आर्टिजन्स आते हैं, इन लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ इसमें वो छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स, लैंड लेस लेबरर्स आते हैं, इन लोगों के ऊपर उसने टैक्स को बढ़ाया। चूंकि टैक्स पेयर ग्रुप के रूप में सिर्फ थर्ड स्टेट ही शामिल था, बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स थे इनको प्रिविलेज मिले हुए थे, यानी इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जो थर्ड स्टेट्स के पीपल्स थे उनको तीनों जगह टैक्स देना पड़ता था, यानी वो सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट, जैसे जो भी प्रोडक्ट्स वो खरीदते थे, चाहे वो टोबैको हो गया, चाहे वो सॉल्ट हो गया, उसके ऊपर वो इनडायरेक्ट टैक्स देते थे। लेकिन इसके अलावा जो टैले था, जो गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया गया लोगों से डायरेक्ट टैक्स था, ये टैक्स गवर्नमेंट लेती थी। और तो थर्ड स्टेट के लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, इसके अलावा थर्ड स्टेट के लोग क्लर्जी को टैक्स देते थे, जो फर्स्ट स्टेट ग्रुप में शामिल था, जो टीथे था। और इसके इतना ही नहीं, जो नोबिलिटी थी, ये नोबिलिटी भी थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लेती थी, साथ ही साथ बेगार कराती थी। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये कोई एक दो दिनों की बात नहीं थी, ये वर्षों से होता आ रहा था। और इस व्यवस्था ने पूरे फ्रांस को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, यानी फ्रांस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था, वहां डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। और ऊपर से जो वहां का किंग था, एक प्रोग्रेसिव सोच का नहीं था, जिसे कहा जाता है प्रगतिशील, जो अपनी बातों और अपने विचारों के माध्यम से अपनी लोगों को प्रेरित करे काम करने के लिए। तो ये वहां का इकोनॉमिक कंडीशन था। अब हम देखिए, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए संघर्ष करना। स्टूडेंट्स, आप 9th या 10th में पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे और इनकी एक थ्योरी है जिसे कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वही इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगा। तो जीने की समस्या, जीने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए, जीने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जिनको मनुष्य अपने डे टू डे लाइफ में यूज करता है, वो कहां से उत्पन्न होंगी, वो कहां से आएंगी। इसके लिए मनुष्य क्या करेगा? संघर्ष करेगा, छीनेगा। वो चीजें अगर किसी दूसरे के पास होंगी तो उससे छीन लेगा। तो यही चीज है यहाँ पर द स्ट्रगल टू लाइव में, यानी जो फ्रेंच की सोसाइटी है उस टाइम की 18th सेंचुरी की, उस 18th सेंचुरी की सोसाइटी में कैसे मनुष्य जीने की कोशिश कर रहा है फ्रांस का, ये जो थर्ड स्टेट्स है वो किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करेगा, वो अपनी जो स्टैंडिंग पावर है वो सोसाइटी में किस तरीके से दिखाएगा। क्योंकि एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हर सोसाइटी में
मोटे तौर पर उसका डिवीजन 3 भागों में किया जाता है, हायर ग्रुप, मिडिल ग्रुप और लोअर ग्रुप। हायर ग्रुप जो होता है वो तमाम प्रिविलेज हर सोसाइटी में उसे दिया जाता है। भारत में भी आपने अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ा है बिफोर इंडिपेंडेंस, तो भारत में भी ब्राह्मण और क्षत्रियों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, लेकिन वैश्य और शूद्र उस विशेषाधिकार से वंचित थे। तो जो क्लास का हायर ग्रुप होता है वो उस सोसाइटी में प्रिविलेज पाता है। जो मिडिल क्लास होता है उसे प्रिविलेज नहीं मिलता है, या फिर वो मिलता भी है तो कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाता है, और जो लोअर ग्रुप है उसकी कंडीशन सबसे बुरी होती है। तो हर सोसाइटी में जो चेंजेबल क्लास होता है वो मिडिल क्लास होता है। कहीं की भी सोसाइटी को आप देख लें, पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री की सोसाइटी का अगर आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि उस कंट्री में जो चेंज लाया गया उस कंट्री के मिडिल क्लास के द्वारा लाया गया। और सेम यही सिचुएशन फ्रांस में भी उत्पन्न होगा आगे। लेकिन पहले हम यह जान लें कि ये जो द स्ट्रगल टू सर्वाइव है, इसमें लोअर क्लास अपने आप को कहां स्टैंड करता है। तो देखिए इसमें दिया है कि 1715 में जो फ्रांस का पॉपुलेशन है वो 2.3 करोड़ है, और 1789 में फ्रांस का पॉपुलेशन 2.8 करोड़ हो जाता है। यानी जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 50 लाख। हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या 50 लाख बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम भारतवासी एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ हर साल बढ़ जाती है। तो ये मानिए 50 लाख हमारे यहाँ तीन महीने में बढ़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ भी प्रेजेंट में बढ़ रही है इस रफ्तार से, पहले नहीं बढ़ती थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1715 से 1789 की। तो फ्रांस में जो जनसंख्या है वो 50 लाख बढ़ी लगभग कितने दिनों में? 74 सालों में। लगभग 74 इयर्स में फ्रांस की जनसंख्या 50 लाख बढ़ गई। अब फ्रांस की जनसंख्या 50 लाख बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो वे बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं, और वहां आज नहीं बढ़ी है, बहुत पहले बढ़ी है। तो ये जो 50 लाख जनसंख्या बढ़ी है, ये इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो हुआ, इससे होगा क्या? इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन से क्या समस्याएं हैं? जैसा देखिए, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो हुआ है, इस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन से समस्या क्या आएगी कि जनसंख्या बढ़ रही है, यानी जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को खाने की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इन फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो जो सप्लाई है, या अपनी स्टूडेंट्स, ये डिमांड को कहा जाता है मांग, और सप्लाई को कहा जाता है आपूर्ति। तो जो डिमांड है वो बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां सप्लाई नहीं बढ़ रही है। सप्लाई नहीं बढ़ने के कारण क्या होगा? जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर जाएगी। प्राइसेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। तो प्राइसेस इंक्रीज करेगी, इसका मतलब जो खाद्य पदार्थ यानी फूड प्रोडक्ट्स है वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, सभी लोग उस फूड प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा? और एक चीज मैं ये बता दूं कि फ्रांस का जो फूड प्रोडक्ट था वो ब्रेड था। ब्रेड जिसे भारत में पाव रोटी कहा जाता है, तो जो वहां का ब्रेड जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स है, उस फूड प्रोडक्ट्स की कीमत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। यानी जो सोसाइटी का सबसे लोअर ग्रुप है
वो अपने मुख्य खाद्य पदार्थ से वंचित है, यानी उसे जो कहा जाता है कि 2 जून की रोटी नसीब नहीं होना। तो ये जो 2 जून की रोटी है वो उसे नसीब नहीं हो पा रही है। इसको आप ऐसे समझिए, इंडिया में जो इंडिया के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है वो है चावल यानी राइस। जब भारत के लोगों को चावल भी नहीं मिले तो वो क्या हो जाएंगे, वो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे और धीरे धीरे करके मरने लगेंगे। ठीक वही सिचुएशन कहाँ उत्पन्न हो जाएगी, फ्रांस में भी। जो फ्रांस का लोअर क्लास है उसे जो उस कंट्री का सबसे इनिशियल फूड प्रोडक्ट है ब्रेड, वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, दिनों दिन खराब होती चली जाएगी। लेकिन दूसरी बात क्या हुआ, देखिए एक और सिचुएशन उत्पन्न होता है जिसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे औद्योगिकरण कहा जाता है, औद्योगिकरण। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसको भी समझने के लिए आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले 1760 के डिकेड में ब्रिटेन में हुआ, और वो भी कॉटन प्रोडक्ट के रूप में, सूती कपड़े के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। बड़ी बड़ी मशीनें बनी, प्रोडक्शन बढ़े, वो जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए मार्केट क्रिएट किए गए। और इसी तरह आप देखेंगे कि आप 1757 में और 1764 में बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा ब्रिटेन ने इंडिया के बड़े भाग को एनेक्स कर लिया, जीत लिया। तो जो वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहां जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को वो कहां लेके आ रहे हैं, इंडिया। तो ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां होता है, फ्रांस में होता है। तो फ्रांस भी अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करेगा, वो दूसरी बात है। मैं उसके प्रोडक्शन और उसके मार्केट पे नहीं जाऊंगा। हम यहाँ बात करेंगे फ्रांस के उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो अंदर की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए जो फ्रांस का थर्ड स्टेट है, उस फ्रांस के थर्ड स्टेट्स के पास जो 90% फार्मर्स या पीजेंट्स हैं, उनके पास क्या नहीं है, जमीनें नहीं है, जमीनें नहीं है। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं, इनके पास क्या नहीं है, जमीनें नहीं है। और ये किनकी जमीनों पर खेती करने जाते हैं, जो लैंड लॉर्ड हैं, जो फ्यूडल हैं, उनकी जमीनों पर ये खेती करने जाते हैं। तो वो उसको मेहनताना नहीं देता है और वो क्या कराता है, वो उससे बेगार करवाता है। तो इसका मतलब कि जो वो प्रोडक्ट जो वो अपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर रहा है उसमें भी उसकी भागीदारी नहीं है। तो जब फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो सारा का सारा लेबर है, जो लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस पीजेंट्स हैं, लेबरर्स है, सर्वेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ये किधर शिफ्ट कर जाते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। जो वहां औद्योगिकरण होता है, इसी औद्योगिकरण में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां स्टैब्लिश की जाती हैं, उनमें लेबर की डिमांड होगी, तो सारा का सारा लेबर इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो जब सारा लेबर इधर शिफ्ट करेगा तो जो इधर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ था, बेरोजगारी की समस्या इस सेक्टर में थी, तो इस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। यानी जब सारे लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ लेबर की कमी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग 90% जनसंख्या तो इन्हीं की है। तो जब इधर लेबर की कमी नहीं होगी, यानी एक मालिक को अगर 4 लेबर की आवश्यकता है और उसे 6 मिल रहे हैं, तो वो जो उसका लेबर का प्राइस है, यानी जो उसका मंथली उसकी सैलरी है, वो सैलरी क्या करेगा,
वो उस मंथली सैलरी को कम रखेगा, क्योंकि भाई उसे 2 चाहिए, मिल रहे हैं 4। जिस काम को वो 50 पैसे में कराना चाह रहा था उसे 25 पैसे में करने वाले लोग अगर मिल गए तो उन लोगों की सैलरी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जब सैलरी इनकी कम होगी तो किसके किसके बीच डिस्प्यूट होगा, लेबर और ऑनर के बीच डिस्प्यूट होगा। किसको लेकर के डिस्प्यूट होगा, उनकी सैलरी को लेकर के डिस्प्यूट होगा, क्योंकि इस लेबर के पास जो दिन में दिन रात मिला करके 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, और इससे इस लेबर का जो ऑनर है उसको ब्रिटेन के साथ compete करना है, ब्रिटेन के साथ उसकी टक्कर है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ना चाहता है, तो वो इस लेबर से और अधिक से अधिक काम करवाएगा, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो कम देगा। तो जब सैलरी कम देगा तो ये लेबर जो इसकी डिमांड है वो पूरी हो पाएगी, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, और डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो जो उसका सबसे इनिशियल फूड प्रोडक्ट है वो उस इनिशियल फूड प्रोडक्ट को भी खरीद नहीं पाएगा। तो अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो खाई धीरे धीरे क्या होती जाएगी और चौड़ी होती जाएगी, और इनके बीच आपसी झगड़े बढ़ते जाएंगे। 2 चीजें आपने देखा, एक इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा है फेमिन एंड ड्राउट। फेमिन एंड ड्राउट, फेमिन एंड ड्राउट यानी अकाल और सूखा, अकाल और सूखा। स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी तक मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने एक चीज बड़ा विशेष तौर पर गौर किया है कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई, दुनिया में जितने भी विद्रोह हुए, चाहे वह दुनिया में हुए हो या भारत में हुए हो, सभी जगह क्रांतियां और रिवोल्ट में यानी रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट में फेमिन और ड्राउट का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है। जहां भी क्रांति होती है वहां, जैसे 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके इनिशियल 2-4 साल पहले फ्रांस में बड़ा भयानक अकाल और सूखा पड़ा, जिसके कारण फसलों का उत्पादन काफी कम गया। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने तो फ्रांस के 3rd स्टेट के लोगों की कमर पहले ही तोड़ रखी थी। अकाल और सूखे में उस पर घी डालने का काम किया, जिसके कारण वहां के लोगों की सिचुएशन जो है धीरे धीरे बद से बदतर होती चली गई, और इन्हीं लोगों ने आगे जाकर के क्रांति का सूत्रपात करने में जो मिडिल क्लास होगा उसकी सहायता की। मिडिल क्लास यही जो 3rd स्टेट के लैंड लीज पीजेंट है, लेबरर्स और सर्वेंट्स है, इन्हीं की बदौलत क्रांति शुरू करेगा, और उस क्रांति में ये लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और फिर फ्रांस में राजा को उसकी गद्दी से हटाया जाएगा। तो ये जो आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, इसमें आपने देखा कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फेमिन और ड्राउट ने किस तरीके से फ्रांस में एक नई सिचुएशन को क्रिएट किया, जो रेवोल्यूशन के लिए सबसे परफेक्ट सिचुएशन होता है। इसके बिना रेवोल्यूशन संभव नहीं है। तो फिर इसके बाद हम अगला जो हमारा पॉइंट होगा हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।